तो एक महिला जो बायोलॉजिकल गर्ल है उसके लिए कोई रेप करेगा तो 7 साल से उम्र कैद है, और मेरे लिए इतनी छूट क्यों? मेरे ऊपर कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या? कह रहे हैं प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन कैसे? यहाँ पे ये होगा तो आप कंप्लेंट करो, ये एक्शन लेंगे, आपके साथ यहाँ इस डिपार्टमेंट में इस महकमे में कुछ होगा तो उसके लिए एक्शन लेंगे। तो कैसे, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप हमारे लिए एक्शन लेंगे? बायोलॉजिकली किन्नर कैसे पैदा हो सकता है? किन्नर तो एक प्रथा है, जो पैदा होता है वो तो इंटरसेक्स चाइल्ड होता है मेडिकल कंडीशन के साथ। तो वो मेडिकल कंडीशन वाला बच्चा भी अपने ट्रांस में आ गया। आप जो पारंपरिक प्रथा है किन्नर, जोगती, जोगप्पा, मंगलमुखी, ये सब भी आपने डाल दी, जबकि जोगती समाज में पुरुष और स्त्री भी होते हैं। तो क्या आप उनको आज ट्रांसजेंडर बोलेंगे? क्या वो पुरुष और स्त्री ट्रांसजेंडर का स्टैंप अपने ऊपर लगवाना पसंद करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब है ही नहीं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ज़बरदस्ती, ये सारी चीज़ें समाज में हर चीज़ होती है, हर चीज़ रहती है समाज में, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के का दो पहलू मिलेगा, हर बात के दो पहलू होंगे, और दोनों पहलुओं को देखने के बाद ही हम किसी भी विषय में व्यक्ति के बारे में अपनी राय दें या कुछ बोले, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब कम्युनिटी के लिए ऐसा कह देना, या बचपन में जो आपने सुना, डिट्टो मैंने भी मेरे माँ बाप से यही सुना। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सिक्के का दूसरा पहलू भी बताया होता कि जो माँ बाप छोड़ के आते हैं या जिनको ले जाते हैं उनको घर वाले नहीं अपनाते, उनको ऐसे ताने सुनने के लिए मिलते हैं, तू हम पे बोझ है, खाना खाते निवाला भी वो इसको बिठा के खिलाना पड़ रहा है, वो क्या निवाला आपके गले से नीचे जाएगा? नमस्कार, डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित। ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक कानून अब देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शनों का मुद्दा बना हुआ है, और इसके साथ ही अब एक बहुत बड़ा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि किसे यह तय करने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति की जेंडर की पहचान क्या है या क्या होनी चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026 संसद में पास हुआ है, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आज कानून भी बन गया है, पर अब इसका खुलकर विरोध हो रहा है। अगर हम पीछे जाएं तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक नालसा फैसले में यह माना था कि हर व्यक्ति को अपने जेंडर की पहचान खुद करने का अधिकार है। यह एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि इस फैसले ने जेंडर की पहचान का अधिकार व्यक्ति के हाथ में रखा था, न कि सिस्टम के हाथ में। लेकिन अब 2026 का अमेंडमेंट एक्ट कुछ और ही कहता है। नए कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड ये तय करेगा कि किसी व्यक्ति का जेंडर आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए या क्या है। यानी अब केवल सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी नहीं है। लोगों का मानना है कि इससे समाज के एक तबके की प्राइवेसी और डिग्निटी खत्म होगी, और यही इस बार विरोध का सबसे बड़ा कारण है। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम स्टूडियो में दो मेहमानों को अपने साथ लाए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। दीपिका जी, जो एक ट्रांस वुमन है, नमस्कार। नमस्कार। और गुरजान जी, जो एक ट्रांसमैन है, कॉरपोरेट में सीनियर ऑफिशियल भी है, और बहुत ही लंबे समय से अब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों के लिए आप लोग प्रयासरत हैं। डायलॉग्स के सामाजिक विमर्श चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। गुरजान जी एडवोकेट भी हैं, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और दीपिका जी ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब ये एक्ट बना, जब ये बिल पास हुआ संसद में, पहले लोकसभा में पास हुआ, फिर जल्दी से राज्यसभा में भी पास हो गया, और अगले एक दिन छोड़ करके राष्ट्रपति जी ने भी उसको अनुमति प्रदान कर दी, तो आपका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले क्या रिएक्शन आपका आया? देखिए, सबसे पहली बात जो दिमाग में आई वो ये थी कि ये जो लॉ बनाने की सोच रहे हैं, ये जो एक्ट अमेंडमेंट तैयार किया है, सो जो अमेंडमेंट बिल बना 2026 का, उसके लिए उन्होंने किसी से चर्चा की या नहीं। हमने सबसे पहला रिएक्शन ये दिया और आपस में पूछना शुरू किया
जितने भी एक्टिविस्ट हैं, एंड एवरीवन वाज सेइंग नो, हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, हमें पता भी नहीं है ये कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत बुरा लगा होगा, जैसे बहुत ही दुख जब होता आपने है। उसके प्रावधानों को पढ़ा तो क्या रिएक्शन रहा, कैसे? देखिए, सब बहुत बड़ा दुख तो इस बात का होता है कि ना ही एक समाज जिसे जाने बिना आप उसका निर्णय ले रहे हैं, वो भी वो आइडेंटिटी जिसका रिप्रेजेंटेशन ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है, कोई व्यक्ति नहीं है हमारे समाज से वहाँ पे जो इस बारे में बात कर पाए। दूसरी बात, जब आप देखते हैं कि क्या महसूस हुआ उसको पढ़ने के बाद, ऐसा लगा कि एक वो व्यक्ति जिसके पास हम पिछले 6 या 7 सालों से एक एप्लीकेशन देते थे जिसका नाम है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए गाइडलाइन कहती है 30 दिन में आना चाहिए। 2019 का जो एक्ट था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उसमें ये बात लिखी है, और वो भी 18 महीने, 19 महीने, 2 साल, 2.5 साल के बाद मिल रहा था। जो व्यक्ति एक चिट्ठी साइन नहीं कर सकते, एक अप्रूवल नहीं दे सकते सर्टिफिकेट को, वो स्क्रीनिंग करेंगे। बहुत ही मजे की बात है, ये कैसे होगा समझ नहीं आ रहा था पढ़ने के बाद। दूसरा, एक तकलीफ इस बात की भी थी कि मेडिकल बोर्ड है, एक प्रोसीजर है जो बड़ा अजीब है। पहले मेडिकल इंटरवेंशन करो, फिर मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल लो, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचो, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उसको एक्सपर्ट कमेटी तक पहुंचाएंगे, वहाँ पे अप्रूवल मिलने के बाद फिर से बात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास आएगी या साहिबा के पास आएगी, और उसके बाद जाकर मुझे ये कहा, मतलब मंजूरी दी जाएगी कि मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ। मतलब बड़ी ही पेचीदा और डिफ़िकल्ट बात है। इतनी बड़ी मुश्किल तो एक आम पुरुष और स्त्री को नहीं होती। क्या हम क्रिमिनल हैं, कोई आतंकवादी हैं जिसके लिए इतनी सारी सिक्योरिटी और चेकिंग का प्रोसीजर है? ये बड़ा दुखद एहसास था उस वक्त। दीपिका जी, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीवन में स्ट्रगल बढ़ने वाला है, उनकी समस्याएं बढ़ने वाली हैं। देख करके, बिल के प्रावधानों को पढ़ करके लगता है कि ये समाधान नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो और आगे स्थिति को और आगे बढ़ाने वाला है। आपका क्या इसके बारे में विचार है? देखिए, जो 2019 का एक्ट था उसमें एक चीज़ का प्रावधान लिखा गया था, कोई मेरे साथ किसी भी तरीके की शारीरिक हिंसा, भेदभाव कुछ भी करता है, उसके लिए उस व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप भी इन्वॉल्व था। आप बोलते हैं, एक महिला तो हूँ ना मैं, अगर मैं एक ट्रांस महिला हूँ तो भी महिला हूँ, बिल्कुल। तो एक महिला जो बायोलॉजिकल गर्ल है उसके लिए कोई रेप करेगा तो 7 साल से ताउम्र कैद है। और मेरे लिए इतनी छूट क्यों? मेरे ऊपर कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या? क्या डिस्काउंटेड वे में मेरे साथ रेप कर सकता है कोई, कि चलो डिस्काउंट दे देते हैं, इसने इसके साथ रेप किया है तो ऐसा है? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, तकलीफ की। और वही यहाँ पर भी लिखी है, अमेंडमेंट करते, एक चीज़ गलत की तो दूसरा तो अच्छा करते, उसको भी ख़राब किया है। तो मतलब सोचना बड़ा मुश्किल है। कह रहे हैं प्रोटेक्शन दिया है, प्रोटेक्शन कैसा? यहाँ पे ये होगा तो आप कंप्लेन करो, ये एक्शन लेंगे, आपके साथ यहाँ इस डिपार्टमेंट में, इस महकमे में कुछ होगा तो उसके लिए एक्शन लेंगे। बट कैसे, कहाँ, किस तरीके से? संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर आप हमारे लिए एक्शन लेंगे? संविधान कहता है कि किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और आप भेदभाव कर रहे हैं। आर्टिकल 21 की धज्जी उड़ा दी आपने। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है, आप स्क्रीनिंग करेंगे, बहुत अच्छी मतलब बात क्या क्वालिफाई करता है उनको कि वो स्क्रीनिंग करेंगे? व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन? एग्जैक्टली, कोई टूल नहीं है उनके पास, कोई पैरामीटर नहीं है उनके पास, कैसे करेंगे स्क्रीनिंग? क्या स्क्रीनिंग का मेथड है? मैं आपको बताती हूँ, वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ ट्रांस हेल्थ ये कहती है, जब किसी व्यक्ति को ट्रांजिशन करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन जो सोशली नहीं मेडिकली है, तब उस व्यक्ति को कुछ चीज़ों को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराना है। स्टेप नंबर 2, आपको मेडिकल इंटरवेंशन शुरू करना है मेडिसिन के थ्रू।
जिससे आपके हार्मोन जो इनबैलेंस हैं वो बैलेंस हो सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं। थर्ड स्टेप आपको सर्जरी करानी होती है। फोर्थ स्टेप तब सोशली आता है कि आप लीगली डॉक्यूमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे। बट अगर आप सोशली रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ रिकॉग्निशन, उसके लिए तो सर्जरी ज़रूरी नहीं है। और हो सकता है इस संसार में, इस हिंदुस्तान में हर व्यक्ति उस सर्जरी को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, पैसे नहीं है। जिस व्यक्ति ने डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पढ़ाइयाँ छोड़ दी, उसके पास आज रोजगार के लिए सिर्फ 10,000 है, 15,000 है, या सड़कों पे भीख है, वो व्यक्ति कहाँ से ये सब पूरा करेगा? आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास जाइए, 5 लाख, 10 लाख, 14 लाख सर्जरी के कॉस्ट हैं, कहाँ से लाएगा व्यक्ति? आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि ये करो, कैसे करें? पैसा कहाँ है? आप देते हैं? आपका आयुष्मान भारत योजना कितने लोगों ने मिला? आप डेटा में बोल रहे हो लोगों ने लिया, हम तो पूछ पूछ के हार गए, किसी को नहीं मिला। शहरों शहरों में पूछा है, वहां भी नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। आप एडवोकेट हैं, कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका एक लंबा संघर्ष रहा है, आपने बहुत लोगों के लिए काम भी किया, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सीनियर लेवल पे आप इस समय काम कर रहे हैं। अपने संघर्ष के साथ साथ कम्युनिटी के संघर्ष को भी आपने रिप्रेजेंट किया है। दीपिका जी की बातों को सुन करके मेरा दिल दहल रहा है, आपका क्या विचार है? इसमें एज अ ट्रांसमैन जब मैं बात करता हूँ, अपने पूरे ट्रांस भाइयों के लिए बात करता हूँ, उसमें सिर्फ एक मेरा संघर्ष शामिल नहीं है, मेरे जैसे बहुत सारे ट्रांसमैन का संघर्ष शामिल है। मैं ट्रांसमैन पे फोकस क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि हम बहुत खोए हुए हैं। हमारी आइडेंटिटी पहले से ही बहुत ऐसी है जो बहुत कम देखने में, गिनती चुनती में देखने में मिलती है। लेकिन जब ये बिल निकल के आया था, इस बिल ने इस कदर हमको डरा दिया, एकदम दहला दिया कि अब हमारा होगा क्या। हमारा पहला ही रिएक्शन ये था कि बिल में तो हमारा नाम ही नहीं है, ट्रांसमैन आइडेंटिटी की बात ही नहीं की गई। जब हमारी आइडेंटिटी की बात ही नहीं की गई है तो अब हम जाएंगे कहाँ? किस कानून का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे? कहाँ जा कर के हम अपने लिए लड़ेंगे? पहले तो एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का हमारे पास था कि ठीक है, हम बता रहे हैं, हम एज अ ट्रांसमैन अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, मानते हैं, आप उसके तहत ही हम ट्रांस आईडी कार्ड भी ले रहे थे। लेकिन अब जब ये बिल्कुल ही हट गया, हमारा नाम ही हट गया है, तो अब हमारी आइडेंटिटी पे ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़े दुख की बात ये है कि अब हमारे पास कानून भी नहीं है जिसको जाकर के हम अपने लिए बता पाएँ। और जो संघर्ष हमारा रहता है, अगर ट्रांसमैन की बात करूँ, मैं एक फीमेल बॉडी में पैदा हो कर के एज अ मेल अपने आप को मानना, अगर मैं देखूं, मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि जब भी हमारे घर कोई लड़की पैदा होती है, लड़की को पालने का, उसकी अपब्रिंगिंग का तरीका लड़के से बिल्कुल अलग होता है। माँ बाप कहते हैं कि तुम घर की इज्जत हो, तुम्हारे साथ हमारी सारी चीज़ें जुड़ी हैं। बेटे को ये चीज़ें नहीं बोली जाती, उसको बेबाक तरीके से बड़ा किया जाता है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी की आइडेंटिटी के लिए सवाल नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ट्रांसमैन भाइयों का, जहाँ जो ट्रांस मस्कुलिन लोग हैं, उनका थोड़ा दर्द जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से। तो बचपन से ही दबाया जाता है, वो खुल के अपने आप की भावनाएं अपनी बता नहीं पाता है। अगर किसी ने हिम्मत करके अपनी भावनाएं बताई सामने वाले को कि नहीं, मैं आइडेंटिफाई एज अ फीमेल नहीं कर, मेरी भावनाएं वैसी नहीं हैं, मेरा जेंडर मेरे सेक्स के साथ असाइन नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है, वो निकल के आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं पंजाब से हूँ, मुझे पता है मैं कैसे निकल के आया। अपने आप को 27 साल तक मैं फैमिली के साथ रहा हूँ, उनको समझने की कोशिश करी है, अपने आप को समझाने की कोशिश करी है। मेरे जैसे और बहुत सारे ट्रांसमैन समझाने की कोशिश करते हैं। उस समझाने के दरमियान बहुत सारे सोशल उत्पीड़न से ट्रांसमैन को गुजरना पड़ता है, जिसमें कि फैमिली द्वारा रेप भी शामिल है, बाबाओं के पास ले जाना शामिल है, झाड़ फूक करवाना शामिल है, इलेक्ट्रिक शॉक देना शामिल है,
ऐसी अमानवीय चीज़ें शामिल हैं जो उसको यह मानने पे मजबूर करें कि तुम एक लड़की हो, लड़की की तरह ही महसूस करो। आप ये सोच के देखिए, आपका ही बाप, आपका ही भाई आपको ले जा करके सिर्फ एक लड़की, एक औरत की तरह फील कराने के लिए किस हद तक जा सकता है। उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए, बचने के लिए जब 2014 में हमारे पास नालसा जजमेंट आया था, बहुत खुशी हुई थी। उसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, रूल्स आए, हमें बहुत थोड़ी राहत मिली। चलो कुछ ना सही, कुछ तो मिला है। लेकिन अब जो ये रूल आया, इसने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अब मैं हूँ कौन, मेरी आइडेंटिटी है क्या। मैं इतना लंबा संघर्ष, जब मैं की बात करता हूँ तो मैं सारे ट्रांसमैन भाइयों की बात कर रहा हूँ कि अब मैं खड़ा कहाँ होऊंगा, मैं क्या देखूँ, कहाँ जाऊँ। ना मेरी फैमिली ने मुझे अपनाया, और जो फैमिली मुझे अपनाने की बात कर रही है वो अब 100 बार सोचेगी। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा प्रावधान दे दिया है कि आपके ऊपर केस हो सकता है। और सिमिलर प्रोविजन ट्रांस वुमेन के लिए भी है। बिल्कुल एकदम सेम प्रोविजन है। वही दिक्कतें, वही परेशानियां। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक बायोलॉजिकल बॉय कन्वर्टेड इनटू फीमेल जेंडर आइडेंटिटी, कितने स्ट्रगल हैं। उसको छेड़ना, प्रताड़ित करना, परेशान करना और रेप जैसे वायलेंस तो बहुत कॉमन है ट्रांस वुमेन्स के साथ। इसकी वजह से सोसाइटल रेट भी बहुत हाई है ट्रांस कम्युनिटी के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी मुश्किलों वाली घड़ी है इस वक्त जो हम सोच रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन सबको मिलाकर अगर देखें तो हार्डली एंड हार्डली 8 से 10% ट्रांस व्यक्ति नौकरियों पे हैं। बाकी सब ऐसे ही हैं, ना काम है ना रोजगार है। क्योंकि बचपन में पढ़ाई छूट जाती है, बचपन में पढ़ाई छूट जाती है, जो सोसाइटी उनको बुली करती है, स्कूल अब में आप- बुली करते हैं। एक और प्रावधान है जिससे मुझे लगता है कि जो किन्नर समाज के व्यक्ति हैं उनमें भी थोड़ी अफरा तफरी है। वो ये बात है कि मैं लिंग चेंज, जेंडर चेंज वाली प्रोसीजर की जो सर्जरी है, क्योंकि मैं खुद एक क्लिनिक में काम करती हूँ जिसका नाम स्किन प्राइड है, जहाँ पर हम स्किन के ट्रीटमेंट भी देते हैं, साथ में सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए उनको कहीं रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो वो व्यक्ति अगर कल आकर अपने किसी गुरु के ऊपर या मेरे ऊपर या किसी के भी ऊपर अगर इस तरीके की बात थोप दे लाके जबरदस्ती वाली, उसने जबरदस्ती सर्जरी कराई है, तो 15 साल की सजा का प्रावधान आ गया। अब सोचने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात ये कहती हूँ कि न जाने कल कौन ऐसा व्यक्ति हो जिसने 10 साल पहले कराई थी तो भी अगर आके आज हंगामा करेगा तो क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी? कैसे, किस आधार पे? हाँ, क्लिनिक्स आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, एडवांस हो गए हैं, टेक्निकल हो गए हैं। मैं खुद मेरे क्लिनिक में कंसेंट फॉर्म साइन कराती हूँ, डॉक्यूमेंट रखती हूँ, इसके लिए कि कल कोई आके पूछेगा कि स्किन प्राइड में कि मैंने तो सर्जरी आपने ज़बरदस्ती करवा दी, मैंने तो करवाई नहीं थी। तो बहुत सारे उसके मेथड हैं चेक करने के, वो अलग प्रोसीजर है, बट हम उसको रिकॉर्ड में रख रहे हैं। मगर आप उन लोगों की बात कीजिए जिन्होंने मतलब मेडिकल इंटरवेंशन डॉक्टर्स के थ्रू नहीं, किसी प्रथा में जाकर किया था जहाँ पर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर तो आप प्रॉब्लम में फंस गए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी गाज गिरने बोलते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ी गाज गिरी है हमारे ऊपर कि ऐसा भी हो सकता है। फिर रही बात, आप एजुकेशन की बात कीजिए, कितने लोग, आप दिल्ली का डेटा उठा के देख लीजिए, ट्रांस कम्युनिटी में हार्डली 46% लोग ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना आता है। मतलब इलिटरेट की कहानी अलग है, जो पढ़ना लिखना ही नहीं जानते, स्मार्टफोन भी यूज करना नहीं जानते। आप बताइए कि बोला गया था 2019 वाले एक्ट में भी, मैं त्रुटियां छोटी छोटी हैं बट बता रही हूं कि आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास ओटीपी आएगा ईमेल पे, तब आपको टीजी कार्ड मिलेगा। अब आज गवर्नमेंट ये कह रही है कि सिर्फ 38,000 एप्लीकेशन क्यों आई? जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिन लोगों को ईमेल आईडी का पता ही नहीं है, मैंने खरीदा
आपने उसके अंदर मेरा जीमेल अकाउंट बनाया, मैं नहीं जानती जीमेल आईडी क्या है मेरी। मैं कैसे आपको बताऊंगी जब मैं एप्लीकेशन देने आऊंगी कि ये मेरा ईमेल आईडी है, डाल दीजिए? मुझे तो पता ही नहीं है। कैसे मैं मतलब इतनी बड़ी मतलब चीज़ों को कर पाऊंगी? कहाँ से मैं ईमेल आईडी डालूं? इसलिए तो 38,000 एप्लीकेशन रह गए। और आप कहते हैं कि जो 2011 का जो सेंसस था, 4,87,803 ट्रांस व्यक्ति, वो सामने उभर के आए ही नहीं पिछले 6 सालों में। कैसे उभर के आते? आप रास्ता सरल बनाओ ना, आपने मुश्किल क्यों बनाया है? सरल रास्ते कैसे हो सकते हैं? आप एक किन्नर गुरु हैं, आपके पास 27 चेले हैं, आप उनके पास आइए, वहाँ बैठिए, एक दिन में 27 एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए, जाइए। मैं कहती हूँ इस मुहिम को गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? अगर ऐसा करे तो पूरे हिंदुस्तान में ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड बनाना आसान हो जाएगा, एक दिन में काम खत्म होगा। बट आप नहीं करना चाहते। पता नहीं किस तरीके का एजेंडा है, क्या चीज़ें हैं, क्या दबाया छुपाया जा रहा है इस बिल की आड़ में, मैं नहीं जानती। मगर आप एक चीज़ समझिए, मैं बहुत अंदर से दुखी होकर ये बात कह रही हूँ कि कहीं एक बात हो रही थी तो कहा गया कि 1% के आसपास हैं ट्रांस। क्या सोचना, एक, क्या कहते हैं, एक मतदान भी आपकी हार जीत निर्धारित करता है। और 1% की भी अगर आप बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति, तो 140 करोड़ 45 करोड़ की पॉपुलेशन में उस 1% की गिनती बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है, मगर आपने उसको छोटा बना रखा है। सोच ऐसी है, बिल्कुल, क्योंकि समाज उस तरीके से कभी सेंसिटाइज नहीं हुआ। घर में अलग लड़ाई चलती रही, जो बच्चे का आइडेंटिटी जो बनी बाद में, उसकी जो एक तो फिज़िकल आइडेंटिटी हुई, एक उसकी मेंटल आइडेंटिटी हुई। जब दोनों में क्लैश हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, तो जैसा गुरु जी ने बताया कि अपना खुद का बाप या भाई उसको ऐसी ऐसी जगह पे लेके पहुँचे और ऐसे ऐसे कि उसको ये महसूस हो कि वो लड़की है, जिसमें रेप तक शामिल है। तो इससे हद दर्जे की एक क्रिमिनलिटी कह सकते हैं, या असंवेदनशीलता या संवेदनहीनता का नाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, उसे यही नाम हम देते हैं या दे सकते हैं, और कोई हमारे पास शब्द नहीं है। ये अमानवीय, इसीलिए मैंने बोला कि अमानवीय है ये। अमानवीय। जब हमारे अपने, जिनका इस नए बिल के हिसाब से जो बोला है, आप घर पे, लेकिन घर पे कैसे रहें? एक कहावत है कि जब रक्षक ही भक्षक बनता है तो सामने वाला कहाँ जाए? क्या ये बिल नहीं बोलूँगा, अभी ये एक्ट हो गया है। एक्ट ये कोई ऐसी जगह दे रहा है जहाँ पे मैं जा पाऊँ? ये एक्ट बता दे, फिर हम कहाँ जाएं? हमारी तो पहचान ही नहीं है उसमें। ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, नॉन बाइनरी, ट्रांस मस्कुलिन, किसी की पहचान उसमें है ही नहीं। तो हमें या तो गवर्नमेंट ऐसी जगह, या ये एक्ट ऐसी जगह बताए। ये एक्ट में इसका जवाब नहीं है, इस सवाल का जवाब। मैं हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए कहाँ जाऊँ? मैं एजुकेशन के लिए कहाँ जाऊँ? मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, पुलिस स्टेशन में जब 2019 और नालसा जजमेंट थी, अगर तब भी हम पुलिस स्टेशन में जाके सामने से बताते थे कि ये चीज़ हमारे साथ हुई है, किसी ने हमारे साथ बदतमीज़ी करी है, हमारे साथ रेप की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है हमारे साथ, हमारे लैंडलॉर्ड ने ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया, घर नहीं मिला, या हम कहाँ जाए, इन सब चीज़ों का समाधान लेने के लिए भी जब हम पुलिस स्टेशन में जाते थे तो सामने से पुलिस वालों का हेल्प नहीं मिलता था, डिपार्टमेंट का किसी का हेल्प नहीं मिलता था। सवाल होते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो अब ये बिल आने के बाद आगे क्या होगा? वो उतनी मदद, उतनी हेल्प होगी क्या? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, नालसा में 2014 में एक बात कही गई कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और बहुत सारे प्रावधान, आज उन सारे प्रावधानों को, और वो किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। सारे प्रावधानों को आपने मिट्टी में डाल दिया। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं बात मान रहे हैं, राइट? तो अब आज भी हम अगर देखते हैं तो रास्ता क्या है हमारे पास? सुप्रीम कोर्ट, कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाए। बट दिल इतना दुखी हो गया है, ये कैसी सरकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो बात कही थी अप्रैल के महीने में, आज अप्रैल ही है,
तो 12 साल पहले जो बात कही वो आज तक मानी नहीं आपने, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास हम जाएं भी तो क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो समझ ही नहीं, मतलब ऐसे दिल ऐसे अंदर से कैसे हिल जाता है कि करूं क्या। 2012 मतलब 2014 में 12 साल पहले की हुई बात भी आपने एकदम कूड़े में फेंक दी, डस्टबिन में डालने के बराबर है। तो अब मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, कोई है? बाप मारता है तो माँ से बात करते हैं, माँ मारती है तो बाप से बात करते हैं। अब बाप ने कहा और माँ ने इग्नोर ही कर दिया कि जो है बाप ने मारा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत मारा, अब क्या करें, कहाँ जाऊं मैं? फिर रही बात, अगर आप जैसे आप देखते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जो मतलब ये भी बोल रहे थे गोरेजान की, मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, कहाँ पे हमको केस करना है, क्या करना है, उसका कहीं पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है। उसमें ऐसी चीज़ें कही गई थी पहले वाले एक्ट में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेल बनेंगे, ट्रांसजेंडर सेल है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और मतलब बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि गवर्नमेंट हंगामा करती रही कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। बहुत रिसेंट मतलब 3 महीने पहले ही मेरे साथ किसी ने बहुत अच्छी सी बातचीत की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि जो है हम 5 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब कहाँ है वो 5 लाख का इंश्योरेंस, क्या कर रहे हो आप, सब कुछ तो खराब है ना। एक वो चीज़ जिसको आप जानते ही नहीं है, जिसकी आपको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर फैसला लेना बहुत गलत है। पहले आप उसको समझिए, तब आप फैसले लीजिए, तो हमारा जीवन थोड़ा सरल और सहज होगा, क्योंकि हम भी देश के नागरिक तो हैं। हाँ हाँ, तो हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बिल्कुल। संविधान है। तो अब संविधान को क्या मतलब, कौन से राजनेता हैं, कौन है ये लोग, ये हमारी रक्षा करने के लिए हैं? तो फिर संविधान क्या इन्होंने नहीं पढ़ा, क्या ये उसे जानते नहीं है? जो बाबा साहेब ने लिखा है उसको आप आज भी नहीं पढ़ पा रहे हो? पढ़ाई में क्या मतलब नजरें कमजोर है कि दिखाई नहीं देता? सोच की बात है। यहाँ पे गड़बड़ है। तो अब जब आप सोच की बात कह रही हैं तो मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी कि उनकी सोच के हिसाब से जेंडर शायद यहाँ है, 2 टांगों के बीच में, मगर जेंडर की जो परिभाषा है, जेंडर जहाँ पनपता है वो टांग के बीच नहीं, कान के बीच यहाँ होता है। इसमें जो चल रहा है वो मेरा जेंडर है, ना कि यहाँ जो है वो मेरा जेंडर है। यहाँ जो है वो मेरा बायोलॉजिकल सेक्स है, मगर मेरा सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल जेंडर यहाँ है। यहाँ इसके हिसाब से कपड़े पहनती हूँ, इसके हिसाब से जीती हूँ, इसके हिसाब से रोती हूँ, इसके हिसाब से प्यार होता है, इसके हिसाब से दिखना चाहती हूँ, ये सब यहाँ है। इसकी स्क्रीनिंग करिए ना, मैं मना नहीं करूँगी। स्क्रीनिंग करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड अभी बनेंगे, जो उन्होंने प्रोविजन बनाया है, उसके लिए कोई अलग से गाइडलाइंस दी हैं क्या उन्होंने कि कोई कौन guideline- उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अभी तक उसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है। वो एक सुई लगाने वाला डॉक्टर भी हो सकता है, एमबीबीएस होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता। वो कैसे किस बिहाफ पे मेडिकल इंटरवेंशन करेंगे या मेडिकल हमारा चेक करेंगे वो नहीं पता। इतना है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा, मगर क्या देखेंगे ये नहीं पता। मैं क्यों बोल रही हूं कि इसको देखेंगे तो मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी हम अपने आप को एज अ ट्रांस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम डब्ल्यू पैथ के हिसाब से यही है कि आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाइए, जिसके लिए मैं 18 चक्कर काट के आई हूँ अस्पताल के। कोई और व्यक्ति, मेरे क्लिनिक में बहुत लोग अप्रोच करते हैं जिनके पास बेचारे को बस पैसा नहीं है, कोई 10,000, कोई 7,000, कोई 5,000, कोई 12,000 मांग रहा है। आप इसका स्क्रीनिंग कर दीजिए, मुफ्त में हो जाएगा, सारी कम्युनिटी खुश हो जाएगी। मगर आप करना कुछ और चाहते हैं शायद। क्या करना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि वो यही करेंगे। देखिए, बहुत एक अभी बहुत, मैं नाम क्या ही लूँ समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही मतलब बड़े परिपक्व नेता हैं जिन्होंने ये बात कही कि जो है जो बायोलॉजिकल पैदा होते हैं उन किन्नरों को तो हम किन्नर मानते हैं। तो बायोलॉजिकली किन्नर कैसे पैदा हो सकता है? किन्नर तो एक प्रथा है,
जो पैदा होता है वो तो इंटरसेक्स चाइल्ड होता है मेडिकल कंडीशन के साथ। तो वो मेडिकल कंडीशन वाला बच्चा भी आपने ट्रांस में डाल दिया। आप जो पारंपरिक प्रथा है किन्नर, जोगती, जोगप्पा, मंगलमुखी, ये सब भी आपने डाल दी, जबकि जोगती समाज में पुरुष और स्त्री भी होते हैं। तो क्या आप उनको आज ट्रांसजेंडर बोलेंगे? क्या वो पुरुष और स्त्री ट्रांसजेंडर का स्टैंप अपने ऊपर लगवाना पसंद करेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, जवाब है ही नहीं, समुद्र है इन सब चीजों का। आप अगर उतरेंगे तो इसमें चलते जाएंगे, पता चलेगा गहराई बहुत है। तो उस गहराई को आप जाने बिना फैसले लेने बैठ गए, ऐसा कैसे? बड़ी गंभीर स्थिति है और विरोध भी खुलकर हो रहा है। पूरी कम्युनिटी एक साथ आ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पे तो आए दिन पूरे देश में अलग अलग सिटीज़ में ये विरोध का चल रहा है। और पूरे देश के किन्नर और ट्रांस और हिजड़े ये सब 6 तारीख को जंतर मंतर पे मिलेंगे। आपको 6 तारीख को जंतर मंतर पे मिलेंगे। तो प्रोटेस्ट करके जो लोकतंत्र की आवाज़ है, जो लोकतंत्र में आपको आवाज़ बुलंद करने का अधिकार है हम सभी को एज ए भारत के नागरिक होने के नाते, वो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक, सर्वोच्च न्यायालय तक ज़रूर पहुँचे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं जो समझ पाई हूँ, जो एज ए सिटीज़न, नागरिक कह लीजिए, एक महिला हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पहले जानकारी में नहीं थी, क्योंकि हमें कभी घर में तो बताया नहीं जाता। स्कूल जाते हैं, समाज के साथ जुड़ते हैं, तो कुछ कुछ अपने तरीके से हर बच्चा सीखता है, शायद हमने भी सीखा। और मैंने देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की हिंसात्मक एक प्रवृत्ति रहती है उन व्यक्तियों के लिए जो एक मेल और फीमेल की जेंडर आइडेंटिटी में नहीं जो सामाजिक जो दायरा है उसमें नहीं कहीं फिट हो पाते हैं। तो उनके लिए एक अलग ही क्रिमिनल एक माइंडसेट रहता है, इनसेंसिटिव रहता है। साथ में उनके लिए सरकार की तरफ से रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी बच्चा अगर स्कूल पहुंच भी जाए मम्मी पापा माँ बाप के कहने से, या धक्का लगा के उसको पढ़ने बैठा भी दिया जाए, तो स्कूल में बच्चों की तरफ से परेशानी होती है। उसको निकलवा के ही मानते हैं कि ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, फिर वो पढ़ते नहीं। फिर उनको पहले की हम बचपन की बात बता रहे हैं कि ऐसा सुनने में आता था कि कोई बच्चा अगर इस तरह से है तो उसको हिजड़े ले जाते हैं, ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हमें ये बताया गया था कि ज़बरदस्ती ले जाते हैं, फिर वो वहीं का हो जाता है। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं सुन करके रोने लग गई थी कि ऐसा भी होता है क्या, कि एक छोटे बच्चे को कोई ले जाएगा और माँ बाप जाने देंगे, और वो वहाँ जा कर के वो घर उसका अपना हो जाएगा। फिर वो नाच गाने का कुछ परंपरा हम लोगों ने बचपन में देखी, फिर सड़कों पर भीख मांगते लोगों को देखा। एक बहुत ही बुरा एक रवैया इतने बड़े देश के इतने बड़े बड़े लोगों का, एक ऐसे तबके के लिए जो कि कोई भी हो सकता है। ये कोई मैंने पूर्व निर्धारित तो नहीं किया कि मैं महिला बनूं या पुरुष बनूं या मैं कोई और जेंडर में पैदा हूं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, हम लोग जो एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, जाति धर्म लिंग और क्षेत्र के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं, कानून के सामने हम सब समान हैं। तो कुछ ना कुछ तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है, जो सामाजिकता के तौर पे मुझे समझ में आती है, कि घर से सेंसिटिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। जो जेंडर एजुकेशन है वो घर से पहले शुरू होनी चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पहले से ही, मैं ये नहीं कहती कि उनका बच्चा किसी जेंडर विशेष में पैदा होगा, पर उनको कुछ ऐसा दिया जाना चाहिए कि वो पहले से तैयार रहें कि मेरा बेटा हो या बेटी हो या कोई भी हो, मैं उसको वही प्यार दूं जो मैं अपने बच्चे को मुझे देना है। वही प्यार उसको घर में मिले, वही प्यार उसको स्कूल में मिले। बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, जब हम उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो उस पोटेंशियल को हम निखारेंगे, जनरेट करेंगे, इस देश में काम आएंगे। आप एडवोकेट हैं, आप हेल्थ केयर में इतनी सीनियर पोजीशन पे काम कर रही हैं, आपने खुद सर्जरीज का दंश झेला है, आर्थिक दंश भी झेला है, मेडिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका कष्ट भी आपने सहा है। आपने भी अपने आप गांव के माहौल से निकल करके आए हैं, आपने भी एक लंबा अरसा अपने संघर्ष को अंदर ही अंदर जज्ब किया, फिर एक दिन
निकल के आया तो आपने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हर बच्चा ऐसा ही करता है, वो हमारे ही बच्चे हैं, वो हम ही हैं। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए हम ऐसे आंख बंद कर लेंगे और हम एक कह देंगे कि ये फरमान है, इसमें आप अपना आइडेंटिफिकेशन दोबारा कराइए? मैं आपसे पूछती हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें समाज में हर चीज़ होती है, हर चीज़ रहती है समाज में, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे हर सिक्के का दो पहलू मिलेगा, हर बात के दो पहलू होंगे और दोनों पहलुओं को देखने के बाद ही हम किसी भी विषय में व्यक्ति के बारे में अपनी राय दें या कुछ बोलें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब कम्युनिटी के लिए ऐसा कह देना या हम बचपन में जो आपने सुना, डिट्टो मैंने भी मेरे माँ बाप से यही सुना। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे सिक्के का दूसरा पहलू भी बताया होता कि जो माँ बाप छोड़ के आते हैं या जिनको ले जाते हैं उनको घर वाले नहीं अपनाते, उनको ऐसे ताने सुनने के लिए मिलते हैं, तू हम पे बोझ है, खाना खाते निवाला भी वो इसको बिठा के खिलाना पड़ रहा है, वो क्या निवाला आपके गले से नीचे जाएगा। बच्चे का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है, वो चीज़ों को बहुत क्यूरियोसिटी से देखता है, चीज़ों को समझना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है। हर चीज़ की क्यूरियोसिटी का लेवल हमसे 10 गुना 100 गुना उसमें होता है। जो भी संघर्ष करता है पहले अपने आप की पहचान में ही बहुत बड़ा संघर्ष होता है। मेरी बहनें भी हैं घर पे, तो बहनों का व्यवहार अलग था, मेरा व्यवहार अलग था। मैं उसमें भी संघर्ष करता था कि ये ऐसी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। ये किसी लड़के को देख करके हंसती हैं, मैं लड़की को देख करके क्यों हंसता हूँ। मुझे लड़की को देखना ज़्यादा पसंद क्यों है, लेकिन ये तो लड़कों की बातें करती हैं। और लड़कियाँ भी जो मेरी क्लासमेट थी या जिनके साथ पढ़ा, स्कूल में गया, मेरी दोस्ती लड़कों के साथ जल्दी क्यों हो जाती है, मैं उनके साथ खेलने में ज़्यादा अच्छा क्यों हूँ। लड़कियों की बातें सुन के मेरे को हिचकिचाहट क्यों होती है। ये जब अपनी कोई निजी बात करती हैं तो मुझे शर्म क्यों आती है कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही, मुझे नहीं सुनना चाहिए। ये बात जाकर के अपनी माँ को बताना, अपने बाप से करना, ऐसा माहौल माँ बाप को घर पे देना चाहिए। हम उनकी ही औलाद हैं। अगर आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है, वहाँ पे उस बच्चे को समझना ज़रूरी है। स्कूल में वो चैप्टर स्किप नहीं करवा देने चाहिए जहाँ पे बच्चे को बॉडीज़ में अंतर समझाया जाता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में सीधा पेट के बाद सीधा टांगें आ जाती हैं, ये बीच का पार्ट क्यों मिस हो जाता है। गुड टच, बैड टच अभी बच्चों को सिखाना शुरू है। अगर पहले से सिखाते, बताते, मौलिक अधिकार हमको पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। जो शिक्षा में पार्ट स्किप किए जाते हैं साइंस में या पढ़ाते हुए किसी भी लेसन में, तो ये भी सिलेबस में शामिल होना चाहिए ताकि बच्चों को उसकी जानकारी हो पाए। वो माँ बाप से या टीचर से जब सवाल पूछें तो वो उसका आंसर दें। बहुत सारी चीज़ें वहीं बच्चे को क्लियर होंगी, सोसाइटी की जो जागरूकता है स्टार्ट होगी। अभी भी ये जो स्किप वाला पार्ट चल रहा है ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये तो वही बात हुई कि कहते हैं ना कि बिल्ली को देखकर कबूतर रेत में अपना मुंह दे लेता है, बंद कर देता है। हाँ। उसको लगता है बिल्ली चली गई, लेकिन वो सामने ही है। चीज़ें शुरू से हमारे बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे हैं जैसे हम बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन हम कितना उनको देख के, कितनी सेंसिटिविटी से समझ करके लेते हैं या आगे अपने बच्चे को समझाते हैं, वो बहुत मुद्दा ज़रूरी है। आपने जो बात कही मैं उसको 2 भागों में विभाजित करूंगी। परिवार से शुरू करती हूँ और परिवार पे ही खत्म करूंगी। परिवार वो होना चाहिए जो उस व्यक्ति को एक एहसास दे कि अपनापन है। जब आपने उसके बॉडी लैंग्वेज, बोलचाल, सोच, विचार, देखने के तरीके के आधार पे या उसकी फीलिंग के आधार पे, उसके नाचने के आधार पे, इन सब चीज़ों के आधार पे, मेकअप करने के आधार पे, सुंदर दिखने की कोशिश करने के आधार पे आपने उस बच्चे को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मारा, पीटा, बहुत कुछ हुआ, क्या वो परिवार है? नहीं। जब आपने, उस बच्चे ने कोशिश की मुझे ये पहनना है, आपने उसको मना किया, क्या वो परिवार है? नहीं। जब उस बच्चे ने कहा कि उसके साथ बाहर सड़कों पे इस तरीके के भद्दे व्यवहार होते हैं,
आपने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो क्या वो परिवार है? नहीं। उसके कारण ही ये व्यक्ति, स्पेशली ट्रांस वुमन, मैं ट्रांस मैन की बात नहीं करूँगी क्योंकि वो नहीं करते हैं ऐसा, मगर ट्रांस महिलाएं घर से भागती हैं और उन किन्नर समाज के, हिजड़ा समाज के व्यक्तियों के घर में आश्रय मांगती हैं जहां वो उनको समझ पाते हैं। वहां उनको क्या मिलता है? प्यार, अपनापन, एक जैसी फीलिंग और एहसास वाले व्यक्ति। फिर वो वहीं की हो जाती हैं और वहीं रह जाती हैं और कहलाती हैं किन्नर। कि आज किसी का बच्चा किन्नर बन गया, ये वहां से शुरू होता है। और आप बात करते हैं परिवार की दूसरी, कि ये जो समाज है इसमें जब बदलाव आए तो कहाँ से आए? परिवार से। मगर मैं कहती हूँ परिवार में बदलाव आएंगे शिक्षा से। स्कूल के 10 साल के बच्चे को और 15 साल के बच्चे को अगर ये पढ़ाया जाए अच्छे तरीके से, तो जब वो 25 का होगा शायद किसी का पेरेंट बनेगा। वो लड़की 25 की होगी तो शायद माँ बनेगी, तब वो उस टॉपिक पे सेंसिटिव होगी। आप लाख कोशिश कर लें कि तुम माँ हो, तुम ये क्यों नहीं करती? तुम बच्ची हो, जब माँ बनोगी तब ये करना। ये ज़्यादा आसान है और बड़े चेंजेस लाएगा। लेकिन तुम माँ हो और ये बदलाव लाओ और बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करो, नहीं हो सकता। जो सीखा है वही तो कहेंगे। 150, 200, 500 पता नहीं कितने सालों से ये बात है कि माहवारी आई है, मासिक पीरियड चल रहे हैं, मंदिर नहीं जाना है, किचन में नहीं घुसना है, अचार की बरनी नहीं छूनी है। किसने बनाया ये रूल? सुना है खाली। तो वो जो सुनी हुई चीज़ें हैं वो हम बदल नहीं पा रहे हैं। वही चीज़ उस महिला ने शायद 25 साल की उम्र तक होते होते सुनी है, तो वैसा वो व्यवहार कर रही है। उसी बच्चे को 10 साल की एज से 25 साल 15 साल तक अगर ये सिखाया जाए तो उसके बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा। और ये किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं है। मगर सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना है, ना कि ये जो अभी जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो प्रतिभा है, जो एक व्यक्ति बन के इस जीवन में आए हैं, तो हर व्यक्ति में कुछ ज्ञान होता है, प्रतिभा होती है, स्वतः होती है। उसको उभारने के लिए ही व्यवस्था बनी है, उसको निखारने के लिए ही सरकारें बनती हैं, उसको निखारने के लिए स्कूल चलते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो योगदान देते हैं राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में, वो अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आइडेंटिफिकेशन की बात पर ही मुद्दा जो है बहुत बुरे तरीके से फैल गया है और उसका भरसक विरोध भी हो रहा है। तो दीपिका जी, गुरअज़ान जी, मैं चाहती हूँ कि चलते चलते आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार सेंसिटाइज और कर दीजिए, जिससे कि हम जो है हमारे लोग जो जुड़े हुए हैं वो अपने आप को और अच्छे तरीके से आगे के लिए समाज में अपने आसपास कुछ बदलाव लाएं, अच्छा बदलाव लाएं। देखिए, मैं एक बहुत सीधे और सरल तरीके से बात बोलूँगी, शायद गलत भी लग सकती है। माँ कामाख्या में जिस चीज़ की पूजा होती है उसी से हर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है। हम विभिन्न नहीं हैं, इस ज़मीन पर आकर लोगों ने बना दिया है। तो उस विभिन्नता को ख़त्म करते हुए आप एकता में आ जाइए, तो हम भी एक हैं और आप भी एक हैं, चाहे वो ट्रांस व्यक्ति है या नहीं है। जीवन सरल हो जाएगा। रही कानून की बात, जो मेरे ट्रांस समाज के व्यक्ति हैं वो इस बात से ना डरें। सारी चीज़ें एक तरफ हैं, हमारे पास संविधान आज भी है। उस बात को लेकर हम कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ेंगे और आने वाले कल में भी लड़ना पड़ेगा। तो डरने की बात नहीं है, बस आक्रोश इस बात का है कि ये गलत हुआ है, तो उसको बदलाव लाने के लिए अच्छा। और जब तक आवाज़ उठाएंगे नहीं ना हम सब लोग, तब तक ये होता रहेगा। सही कहा आपने, जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चलता रहेगा। और आवाज़ लोकतंत्र का सिक्के का दूसरा पहलू है। बिल्कुल। और आज हम अपनी आवाज़ के बलबूते पर ही यहाँ दर्शकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। गुरअज़ान जी, आप भी दर्शकों को प्रेरित कीजिए। मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा, लड़ाई
सबसे पहली लड़ाई हमने अपने आप से लड़ी थी, अपनी पहचान, अपने आप को पहचानने में लड़ी थी, और फिर सब घर वालों के साथ लड़ी जिन्होंने हमें जन्म दिया। हम अगर उनके साथ लड़ सकते हैं, अपने साथ लड़ सकते हैं, तो समाज में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए हम आज भी उतने ही तैयार खड़े हैं। चाहे जो भी हुआ है, हमारी इस समाज में होंद को, हमारी होने को कोई मिटा नहीं सकता। भगवान ने बना के भेजा है, तो भगवान की बनाई हुई हर चीज़ तब तक रहेगी जब तक भगवान को मानने वाले हैं। तो हम लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। समाधान जरूर निकलेगा गुरुदास समाधान जी। निकलेगा। हाँ, समाधान जरूर निकलेगा। आप समाधान। हैं, आपका संघर्ष, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, और जो आपकी अभी जो दीपिका जी ने बताया, जो यहाँ जो सोच है, वही हमें निर्धारित करती है कि हम क्या हैं। हम जो कुछ भी हों, महिला हों, पुरुष हों, ट्रांसजेंडर हों, या कुछ भी हों, हम सबसे पहले व्यक्ति हैं। और व्यक्ति का जो सम्मान, जो व्यक्ति की जो मर्यादा है, जो ह्यूमन डिग्निटी जो उसे कहते हैं, स्वाभिमान, सम्मान, उसकी रक्षा हो, उसकी रक्षा हो। इसीलिए हम, यही हमारा संघर्ष है जी, तो हम बिल्कुल। अपने आप को व्यक्ति मानते हुए अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं। मेरा ऐसा मानना है। दीपिका जी, गुरजान जी, आप लोग स्टूडियो पे आए, चैनल पे आए, अपना समय दिया, अपनी जो संघर्ष की बात बताई, और आगे क्या करना है उसके बारे में। समाधान तो ज़रूर निकलेगा, समस्या है तो समाधान भी होगा। आप आए, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद, आपने बुलाया हमें नमस्कार। और समय दिया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।